प्रिय विद्यार्थियों एवं प्रतियोगियों, जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान विषय के साथ बीए अथवा एमए कर रहे हैं अथवा जो प्रतियोगी यूपीएससी और तमाम सिविल सर्विसेज में राजनीति विज्ञान को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में ऑप्ट कर रहे हैं, उनके लिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का अध्ययन बहुत ही प्रासंगिक और साथ ही साथ हमारे वर्तमान जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, डेमोक्रेसी है, राज व्यवस्था है, सरकार के विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको समझने में उनको बहुत सहायता मिलेगी। मेरे विद्यार्थियों का आग्रह है कि मैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर वीडियोज बनाऊं, तो इसी श्रृंखला में आज के मेरे इस वीडियो का विषय है पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों का इतिहास। 2010 में मेरी पुस्तक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक ये पब्लिश हुई नई दिल्ली से, और इसमें मैंने विस्तार से यूनानी पाश्चात्य चिंतन से लेकर के और लास्की तक जो प्राचीन युग, मध्यकालीन युग और आधुनिक युग में जो चिंतक हुए हैं, उन सभी का विस्तार से वर्णन किया है। कई यूनिवर्सिटीज में मेरी ये पुस्तक उपलब्ध है और कई लाइब्रेरीज की शोभा बढ़ा रही है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको यूपीएससी क्रैक करना है या यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है या एमए अथवा बीए में जहां ये पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन या पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों को लेकर जो पेपर है, तो उसमें अधिकतम अंक लाने के लिए आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को क्रमबद्ध ढंग से उसका अध्ययन करना होगा। हमें विचारकों का अध्ययन करते हुए ये भी देखना होगा कि आफ्टर ऑल जो चिंतक हैं वो किस विचारधारा या किस राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर किसी विचारक की परिभाषा आती है और उसको यूपीएससी और तमाम एग्जामिनेशंस में उन परिभाषाओं को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है, तो अगर हमें ये क्लियर हो जाए कि ये चिंतक आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है या उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ है या इसका संबंध व्यक्तिवादी विचारधारा से है, तो ऐसी कंडीशन में इन अ इजी गोइंग वे हम आसानी से उस परिभाषा को ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई कोटेशन है चिंतक का, तो आई थिंक जब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्रमशः राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत उन विचारकों को क्रमबद्ध करें कि कौन से विचारक हैं जो आदर्शवाद से जुड़े हुए हैं। जब हम आदर्शवाद की थिंक लाइन में जब विचारकों को जोड़ेंगे तो ये पाएंगे कि सुकरात से ये श्रृंखला शुरू हो जाती है। सुकरात, उसका शिष्य प्लेटो, अरस्तु, फिर हम जाते हैं जर्मनी में, वहाँ पाते हैं कांट को। इसके अलावा जो टी.एच. ग्रीन है,
तो ये जो तमाम चिंतक हैं, देयर आर सो मैनी थिंकर्स, दे बिलोंग टू आइडियलिस्टिक थियोलॉजी। तो आई थिंक हमें स्कूल वाइज, थियोलॉजी वाइज इन विचारकों को क्रमबद्ध करना होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम व्याख्या करते हैं तो वो व्याख्या बहुत ही सन्निकट होगी। यहाँ हम आप देखें कि पाश्चात्य जो राजनीतिक चिंतन है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अगर हम अध्ययन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि आफ्टर ऑल इसका राजदर्शन या पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की शुरुआत कब से होती है। राजदर्शन का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वह अतीत के विचारकों को समझने में हमें सहायता प्रदान करता है। प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक दार्शनिकों के मतों एवं विचारों के अध्ययन से हम उनके तथा उनके युग के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को तथा अपने आप को समझते हैं। अपने आप को समझने की यह प्रक्रिया हमारी उच्चतर कल्पनाओं की अभिव्यक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। राजदर्शन के अध्ययन से विद्यार्थी में अपने आप को समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने से उसकी उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो जाती है। राजनीतिक चिंतन का विकास क्रम क्या है? प्रिय विद्यार्थियों, बार्कर के शब्दों में पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास यूनानियों से आरंभ होकर आज तक निरंतर अजस्र धारा के रूप में गतिमान है। सामान्य रूप से पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के इतिहास को निम्नलिखित 3 युगों में विभाजित किया गया है। प्राचीन युग जो एंशिएंट पीरियड है, वो प्रारंभ से 5वीं शताब्दी तक हम इसका लेकर के चलते हैं। मध्यकालीन युग जो मिडिवल पीरियड है, मिडिवल पीरियड, ये 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक है। और जो आधुनिक युग है, ये मॉडर्न पीरियड हमारा 15वीं शताब्दी से और वर्तमान समय तक है। प्राचीन जो राजनीतिक चिंतन है, बार्कर के अनुसार पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का इतिहास यूनानी राजदर्शन से प्रारंभ हुआ। इस कथन की पुष्टि एक प्रसिद्ध विद्वान जिमर ने यह कहकर की है कि यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया। इस प्राचीन काल के राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सरकार की विभिन्न पद्धतियों के बारे में यूनानियों ने सर्वप्रथम हमें परिचित कराया। खास करके कुलीन तंत्र यानी जो एरिस्टोक्रेसी है, राजतंत्र मोनार्की, अन्याय तंत्र थायरेनी एवं लोकतंत्र डेमोक्रेसी, ये शासन के जो तमाम तरह के प्रकार हैं, यूनानी विचारकों ने इन सभी पर बहुत ही गहराई से फोकस्ड किया है। राजनीतिक जीवन के ये प्राचीन सफल प्रयोग आज भी राजनीतिक चिंतन में विचारणीय विषय हैं। न्याय को महत्व, अगर हम प्राचीन युग में के विचारकों पर ध्यान दें तो सुकरात, प्लेटो, इन सभी का खास करके ध्यान, और इवन उसी श्रृंखला में अरस्तु, इन सभी का मेन फोकस न्याय पर था। यहाँ तक प्लेटो का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रिपब्लिक, उसका टाइटल है न्याय से संबंधित, कंसर्निंग जस्टिस। तो इस तरह से यूनानियों ने न्याय को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया। नागरिकता को एक आदर्श रूप में उन्होंने डिफाइन किया, सिटीजनशिप एज एन आइडियल। यूनानियों के लिए नागरिकता एक आदर्श थी। सभी व्यक्ति राज्य में नागरिक नहीं थे, अपितु अरस्तु ने एक नागरिक के विषय में लिखा था कि नागरिक वह है
जो एक असेंबली के रूप में न्याय तथा विधि निर्माण के कार्यों में सक्रिय सहयोग दे और भाग ले। ये दोनों ही राज्य की संप्रभुता के विशेष कार्य हैं। नागरिक बनने के लिए शिक्षा तथा सैनिक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था। यूनानियों ने शिक्षा की परम आवश्यकता पर बल दिया। जो प्राचीन चिंतन है, तो उन्होंने इवन आप रिपब्लिक को ही अगर हम देखें, प्लेटो ने जो रिपब्लिक ग्रंथ को लिखा, तो रूसो इसके बारे में कहता है कि रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र पर लिखा हुआ सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसके अलावा हम यूनानी चिंतन में दास प्रथा, स्लेवरी का दर्शन करते हैं, और खास करके जो यूनानी चिंतन है वो बुद्धिवादी दर्शन है। दैट इज कंप्लीटली रैशनलिस्टिक फिलॉसफी। प्राचीन युग में यूनानी राजदर्शन बुद्धिवादी भी कहा जा सकता है। यूनानी विचारक बुद्धि यानी विवेक को महत्व देते थे। श्रद्धा और अंधविश्वासों का प्राचीन राजदर्शन में कोई स्थान न था। इवन जैसा हमें ज्ञात है कि सुकरात ने अंधविश्वासों का विरोध करने के कारण ही और उस समय विद्यमान जो शासन व्यवस्था का विरोध करने के कारण ही वहाँ के यूनान के शासकों ने उसको विष का प्याला थमा दिया। तो आफ्टर ऑल जो प्राचीन दर्शन है वो बुद्धिवादी दर्शन है। आप देखें कि वस्तुतः यूनान में राजनीतिक दर्शन का आरंभ ही तर्क से हुआ था। अगर सुकरात कहता है कि डिस्कशन मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो उसका कहने का अभिप्राय ये था कि जब लोग डिस्कशन करते हैं, जब आपस में संवाद करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अंधविश्वासों का पराभव होता है और जो सत्य है वो उद्घाटित होता है। तो मैक्सी ने उचित ही लिखा है कि जिस क्षण मनुष्य ने मनुष्य पर शासन करने के अधिकार पर प्रश्न किया, ठीक उसी क्षण राज दर्शन ने जन्म लिया। सेबाइन ने भी कुछ इसी तरह लिखा है कि यूनानी विचारक तर्क के आधार पर जिस निष्कर्ष पर पहुंच जाते, उससे वे लेश मात्र भी नहीं घबराते थे, चाहे उनके निष्कर्ष प्रचलित मान्यताओं के विरोधी ही क्यों न हो। सोफिस्ट, प्लेटो, अरस्तु और अरस्तु के बाद सारे चिंतकों के संबंध में यह कथन सत्य दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार प्राचीन युग में यूनानी राजनीतिक चिंतन धर्मनिरपेक्षता, बुद्धिवाद, आध्यात्मवाद, भौतिकता आदि विशेषताओं से युक्त था तथा राज्य के हितों के संपादन के साथ साथ व्यक्ति को अपने विकास के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देता था। तो प्राचीन चिंतन के इस वीडियो के आधार पर हम बहुत आसानी से निर्णय कर सकते हैं कि जो प्राचीन चिंतक हैं, जो यूनानी चिंतक हैं, वो किस प्रकार से बहुत ही प्रोग्रेसिव थे और बुद्धिवाद को वो वरीयता देते थे। न्याय उनकी दृष्टि में था, और जैसा कि एक सोफिस्ट विचारक कहता है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, थ्रेसिमेकस, कि न्याय जो है वो केवल शक्तिशाली के लिए हितकारी है। तो अगले वीडियो में मैं मध्यकालीन जो विचारक हैं और उनकी विचारकों की क्या विशेषताएं हैं और किस आधार पर वो चिंतन करते हैं, तो उस पर मैं अगला वीडियो आपके सामने लाऊंगा। और खास करके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पर मेरी ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर विद्यार्थी और प्रतियोगी मेरे इन वीडियो से कनेक्ट होते हैं, तो यूपीएससी की तैयारी में, यूजीसी नेट की तैयारी में उन्हें काफ़ी जो है सहयोग मिलेगा और खासकर उनकी तैयारी को एक पूर्णता प्राप्त होगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे विद्यार्थी और प्रतियोगी अपनी प्रतियोगिताओं में सफल हों,
मेरी आशीर्वाद और साधुवाद के साथ जय हिंद।